जिसे गोद लेकर पाला। वही एक रात मां के कमरे में घुसकर कर बैठा यह काम। बेटे की हरकत देख मां की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, आज की यह कहानी शुरू होती है प्रियंका से। वह एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत साधारण नहीं थी। जब वह पैदा हुई तब उसके पिता शेखर नाथ ने पूरे आत्मविश्वास से कहा था, मेरी बेटी ही मेरी असली वारिस होगी। यह बात उस समय बहुतों को अजीब लगी थी, क्योंकि समाज में बेटियों को अक्सर पराया धन समझा जाता है। लेकिन शेखर नाथ का विचार अलग था। वह कहते थे, बेटियां अगर विश्वास दें तो परिवार की नींव को और मजबूत कर देती हैं। जो पिता अपनी बेटी को बराबरी का हक देता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता। प्रियंका मां के बिना बड़ी हुई, लेकिन पिता के साए में उसे कभी यह कमी महसूस नहीं हुई। शेखर नाथ उसके दोस्त भी थे, शिक्षक भी और सहारा भी। समय बीतता गया और वह दिन आया जब प्रियंका के जीवन ने नया मोड़ लिया। शादी की बात पक्की हुई। पिता खुद अर्नव और उसके परिवार से मिलने गए। अर्नव पढ़ा लिखा, सुसंस्कारी और विनम्र स्वभाव का युवक था। उसके चेहरे पर ईमानदारी झलकती थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। जब प्रियंका ससुराल पहुंची तो उसे लगा जैसे जीवन ने नए रंग ओढ़ लिए हों। अर्नव का प्यार, उसका ध्यान और उसका व्यवहार सब कुछ प्रियंका की उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। शेखर नाथ अक्सर अपनी बेटी से कहा करते, बेटी, तुम भले पराए घर की हो जाओ, लेकिन यह घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। प्रियंका मुस्कुरा देती, पर मन ही मन प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहें। लेकिन नियति के खेल निराले होते हैं। जिंदगी कभी भी हमें बिना चेतावनी के परीक्षा दे सकती है। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक दिन फोन की घंटी बजी। फोन की आवाज में जैसे कोई अनहोनी छिपी थी। दूसरी तरफ से रिश्तेदार की डरी हुई आवाज आई, प्रियंका, तुरंत आओ, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। उस क्षण प्रियंका का दिल जैसे थम गया। वह घबराई हुई अर्नव की ओर देखती है और कहती है, मुझे पापा के पास जाना है, अभी। जब वह घर पहुंची तो वहां भीड़ थी। सबके चेहरे पर गहरा सन्नाटा। और फिर उसकी नजर पड़ी। सफेद कपड़ों में लिपटे शेखर नाथ सामने थे। प्रियंका के कदम जैसे जमीन में धंस गए। चीख उसके गले में ही अटक गई। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल जैसे किसी ने निकाल लिया हो। उस कठिन समय में अर्नव ने उसका हाथ थामकर सहारा दिया। कुछ दिन बाद सारे रिश्तेदार चले गए। घर का शोर शांत हो गया, लेकिन पापा का कमरा बंद कर दिया गया। वहां सब कुछ वैसा ही था, घड़ी, चश्मा, बिस्तर, पर पापा नहीं थे। एक शाम अर्नव ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उनका भरोसा। उन्होंने मुझे कहा था कि सब कुछ तुम संभालोगी। प्रियंका चुप रही, लेकिन मन में पापा के आखिरी शब्द गूंज उठे, यह जमीन, यह घर, यह सब तुम्हारा है। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई तुम पर हुकूमत करे। दोस्तों, यही जीवन का नियम है। जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है वही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बनती है। संपत्ति से बड़ी विरासत पिता का भरोसा होता है और उसे निभाना ही असली धर्म है। प्रियंका नहीं जानती थी कि यह जिम्मेदारी इतनी जल्दी उसके कंधों पर आ जाएगी, लेकिन यह वही क्षण था जिसने उसे भीतर से मजबूत बना दिया। दोस्तों, प्रियंका का जीवन जैसे एक और मोड़ ले चुका था। पिता के जाने के बाद उसने धीरे धीरे खुद को संभाला था। अर्नव का साथ, उसका सहारा और समय का मरहम, इन सब ने प्रियंका को खड़ा तो कर दिया, लेकिन दिल के अंदर एक गहरी खामोशी पनपने लगी थी। कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन लड़ाई वह होती है जो वह अपने भीतर लड़ता है। बाहर की दुनिया को हम मुस्कान दिखा सकते हैं, लेकिन भीतर के तूफान को केवल आत्मा ही सुन सकती है। दोस्तों, शादी को 3 साल हो चुके थे। अर्नव अपने कारोबार में व्यस्त रहते और प्रियंका घर संभालती थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर धीरे धीरे एक नई चर्चा घर में जगह बनाने लगी, बच्चों की। जब मेहमान आते तो हंसते हुए कहते, अब तो नन्हे मेहमान की आहट आनी चाहिए। प्रियंका भी मुस्कुरा देती, पर उस मुस्कान के पीछे एक घबराहट छिप जाती। एक दिन ननद ने सीधे प्रियंका से कहा, भाभी, हमारे भाई को बच्चे बहुत पसंद हैं। घर में बच्चों की किलकारी गूंजे तो कितना अच्छा होगा। तो आप लोग कब खुशखबरी दे रहे हैं? प्रियंका ने अर्नव की तरफ देखा। अर्नव मुस्कुरा दिया,
जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। लेकिन कुछ समय बाद वही मुस्कान सवाल बन गई। एक शाम अर्नव ने कहा, प्रियंका, क्यों ना हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, शायद हमें तसल्ली हो जाए। वे दोनों शहर के मशहूर स्पेशलिस्ट के पास गए। कई टेस्ट हुए, कई रिपोर्ट्स बनी। रिपोर्ट आने का दिन जैसे किसी परीक्षा का दिन हो। डॉक्टर ने नजरें झुकाकर कहा, प्रियंका, आपके लिए मां बनना मुश्किल हो सकता है। वह क्षण प्रियंका के जीवन का सबसे बड़ा झटका था। अर्नव ने उसका हाथ तो थामा, लेकिन उसकी पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। गाड़ी में लौटते समय दोनों के बीच एक भारी चुप्पी छा गई। हते हैं दोस्तों, दुख का सबसे गहरा रूप वह है जब सामने वाला कुछ कहे नहीं, पर उसकी चुप्पी भी तीर की तरह चुभे। घर लौटते ही ननद श्रेया और सुनैना देवी सास ने सवालों की बौछार कर दी। क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक है ना? अर्नव ने बस इतना कहा, अभी वक्त लगेगा, बस प्रार्थना करिए। लेकिन धीरे धीरे यह बात पूरे खानदान में फैल गई। घर का माहौल बदलने लगा। अब प्रियंका की हर बात, हर हरकत पर फुसफुसाहट होने लगी। प्रियंका को तो किसी बात की परवाह ही नहीं है, ऐसी बातें उसके कानों में पड़ने लगी। फिर एक दिन सुनैना देवी ने प्रियंका को सामने बैठाकर साफ साफ कहा, अगर किसी औरत में औलाद की सलाहियत नहीं है तो क्या मर्द को सारी जिंदगी इस कमी के साथ रहना चाहिए? प्रियंका उस क्षण पलकें झपकना तक भूल गई। उसने अर्नव की ओर देखा, लेकिन अर्नव चुप था। न उसने अपनी पत्नी का बचाव किया, न अपनी मां को समझाया। प्रियंका ने हार नहीं मानी। उसने कई डॉक्टर बदले, इलाज बदल कर देखा, हर दवा वक्त पर ली, इंजेक्शन तक लगवाए, लेकिन हर बार नतीजा वही आया, निराशा। और एक दिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, प्रियंका, आप कभी मां नहीं बन सकती। क्लिनिक के बाहर की ठंडी धूप में प्रियंका बेंच पर बैठी रही। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उसकी दुनिया जैसे रुक गई थी। उसके भीतर एक खालीपन गूंजने लगा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देती है जो हमें मजबूत बना सके। घर लौटने पर सास ने फिर वही सवाल किया, क्या कहा डॉक्टर ने? प्रियंका चुप रही। उसकी खामोशी ही जवाब बन गई। रात को प्रियंका ने हिम्मत करके अर्नव से कहा, हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। अर्नव कमरे में टहल रहा था। वह रुका, मुड़ा और कठोर आवाज में बोला, प्रियंका, मैं इतनी जायदाद का मालिक हूं, मुझे अपनी खुद की औलाद चाहिए। मैं किसी भी बच्चे को इस घर का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, और वैसे भी कमी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। यह शब्द प्रियंका के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी शारीरिक कमी अब उसके रिश्ते पर सवाल बन गई है। दोस्तों, यही संसार का नियम है, जब तक सब ठीक है, सब अपने हैं। लेकिन जैसे ही कोई कमी सामने आती है, रिश्तों का असली चेहरा दिखाई देता जाता है, और यही क्षण इंसान को या तो तोड़ देता है या गढ़ देता है। प्रियंका टूट तो गई थी, पर भीतर कहीं वह और मजबूत हो रही थी। दोस्तों, प्रियंका के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब सामने थी। कुछ ही दिन बाद सास सुनैना देवी ने एक नई लड़की पसंद कर ली। वह युवती खूबसूरत थी, कम उम्र की और बिल्कुल स्वस्थ। परिवार के लिए वह मानो एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। लेकिन इस नई शुरुआत में प्रियंका के लिए कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, हमेशा याद रखना, समाज अक्सर उस व्यक्ति पर उंगली उठाता है जिसमें कमी होती है, पर यह नहीं सोचता कि उसका दिल किस पीड़ा से गुजर रहा होगा। नीति शास्त्र कहता है, दूसरे की कमजोरी पर प्रहार करने से पहले यह देखना चाहिए कि हम खुद कितने पूर्ण हैं। घर के कोनों में बातें होने लगीं। प्रियंका को तो कुछ समझना ही नहीं आता, भाई को एक नई शुरुआत का पूरा हक है। प्रियंका खुद को जैसे घर का हिस्सा नहीं, बल्कि एक पुराना फर्नीचर समझने लगी थी, जिसे हटाने का वक्त आ गया हो। उसने हिम्मत कर अर्नव से सीधे पूछा, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर दूसरी शादी करना चाहते हो? अर्नव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, प्रियंका, मैं तुम्हें तलाक जरूर दूंगा, लेकिन साथ नहीं छोड़ूंगा। यह वाक्य प्रियंका के दिल में तीर की तरह उतारा। यह तीर ऐसा था जो घाव भी देता था और एक अजीब सा मरहम भी। कुछ रिश्ते प्रेम से नहीं,
सिर्फ आदत से टिके रहते हैं। आदत का ताना बाना टूटे तो आदमी को लगता है जैसे उसने अपनी ही परछाई खो दी हो। अर्नब ने अब अपनी दूसरी शादी कर ली थी। प्रियंका और अर्नव का अब तलाक हो गया था। अब कागज पर प्रियंका और अर्नव पति पत्नी नहीं थे, लेकिन रिश्तों की जड़ें कागज से नहीं कटती, वे तो दिल में, आत्मा में जमी होती हैं। प्रियंका उसी घर में रही, लेकिन उसका कमरा अब घर का एक अलग हिस्सा बन गया था। यह कमरा अंधेरा रहता, जहां कोई आता जाता नहीं था। यहां बस खामोशी का राज था, जो हर रोज बाहर तक फैल जाती। घर की चहल पहल चलती रही, गाड़ियों की आवाजें, नौकर चाकर, मेहमान सब आते जाते रहे, लेकिन प्रियंका उस घर की रौनक का हिस्सा नहीं रही। वह जैसे एक साया बनकर रह गई थी। हर सुबह वह आदतन उठती, अपना कमरा साफ करती, कपड़े धोती, कभी छत पर जाकर घंटों बैठी रहती। अब कोई उससे कुछ पूछता नहीं और वह भी किसी से कुछ कहती नहीं। अर्नव अब उसके कमरे में नहीं आता था, न कोई बात करता था, न नजरें मिलाता। पर कभी कभी देर रात जब अर्नव हॉल से गुजरता, प्रियंका को लगता कि जैसे कुछ बचा है, कोई अनकही बात जो हवा में अटकी है। एक दिन भी वही था। प्रियंका छत पर बैठी थी, बाल खुले थे, सामने चाय रखी थी और दूर मंदिर से घंटी की आवाज आ रही थी। तभी नौकर ने आकर कहा, मैडम, सर आपको नीचे बुला रहे हैं। प्रियंका चुपचाप नीचे गई। हॉल में अर्नव खड़ा था। आंखें नीची थीं, हाथ खाली थे, लेकिन चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। अर्नव ने धीरे से कहा, प्रियंका, अब मेरी पत्नी सिया प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई तनाव रहे। मुझे लगता है अब तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। शब्द धीरे बोले गए थे, पर उनके वार बहुत गहरे थे। प्रियंका चुप रही, न उसने चीखा, न कोई सफाई दी, बस खड़ी रही जैसे हर शब्द उसके भीतर उतर गया हो। फिर वह ऊपर अपने कमरे में गई, बैग निकाला, कपड़े रखे, पापा की तस्वीर रखी, वह लाल रंग की डायरी रखी जो पापा ने कभी उसे दी थी। हर चीज को समेटते हुए उसे लगा जैसे वह अपने जीवन के छोटे छोटे टुकड़े समेट रही है। कमरे के बीच खड़ी होकर उसने चारों ओर देखा। यही वह जगह थी जहां उसने नई जिंदगी की शुरुआत की थी। यहीं अर्नव ने पहली बार उसकी पसंद पूछी थी। यहीं वह पापा को याद करती थी और यहीं हर रात चुपचाप रोती थी। दोस्तों, जब कोई जगह यादों से भर जाती है तो वहां से विदा लेना सबसे कठिन हो जाता है, लेकिन कभी कभी विदाई ही सबसे बड़ी मजबूरी बन जाती है। प्रियंका ने आखिरी बार उस कमरे को देखा और सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम भारी था। घर के किसी कोने से कोई आवाज नहीं आई, न किसी ने रोका, न किसी ने सवाल किया। जैसे सबको पहले से पता था कि यह होना ही था। बाहर गाड़ी भी नहीं थी। उसने खुद ही ऑटो रिक्शा बुलाया और एक थके हुए चेहरे के साथ अपने पापा के घर की ओर चल पड़ी, जहां अब न कोई उसका इंतजार कर रहा था, न कोई उसे गले लगाने वाला था। वहां सिर्फ पापा की यादें थीं और बहुत सारा सन्नाटा। दोस्तों, याद रखना, जीवन का सबसे गहरा अकेलापन वही है जब हम अपने ही घर में पराए हो जाएं। पर एक बात और समझ लेना, यही अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि अब अपने पैरों पर खड़ा होना है। दोस्तों, इधर अर्नव के शब्द उसे बार बार याद आ रहे थे। तुम अब यहां नहीं रह सकती। ये शब्द जैसे हथौड़े की चोट बनकर उसके दिल में गूंज रहे थे। दोस्तों, याद रखना, कभी कभी कुछ शब्द इतने भारी होते हैं कि वे पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव अक्सर उम्र भर खून रिसाता रहता है। प्रियंका ने कुछ कहना चाहा, लेकिन गला जैसे पत्थर हो गया था। केवल सिर हिलाकर वह वहां से चली गई। शायद वह अब थक चुकी थी, सवाल करने से, समझने से और दर्द को समझाने से। उसके अंदर अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं था जो दोबारा टूट सके। वह अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और अपने जीवन की बची खुची पहचान समेटनी शुरू की। कपड़े, कुछ जरूरी सामान, पापा की तस्वीर और वह लाल डायरी जिसे पापा ने कभी उसे दिया था। हर चीज को उठाते समय जैसे उसकी यादें उससे बातें कर रही थीं। फिर उसने कमरे के बीच खड़े होकर चारों तरफ देखा। यही वह जगह थी जहां उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी। यहीं अर्नव ने पहली बार उसकी पसंद पूछी थी। यहीं वह पापा को याद कर करके रोती थी। और यही वह जगह थी जो अब उसकी आखिरी विदाई बन गई।
जब इंसान को अपने ही घर से पराया कर दिया जाए, तब विदाई आंसुओं से नहीं होती, सिर्फ खामोशी से होती है। सीढ़ियां उतरते वक्त प्रियंका के हर कदम का बोझ जैसे दिल पर था। किसी ने उसे रोका नहीं, न सास, ननद, न अर्नव। मानो सब पहले से जानते थे कि अब यही होना है। बाहर कोई गाड़ी भी नहीं थी। उसने खुद ऑटो रिक्शा बुलाया और अपने पापा के घर के लिए चल पड़ी। लेकिन मायके लौटना अब उसके लिए सहारा नहीं, बस मजबूरी था। वह गांव के उस पुराने घर पहुंची जहां हर ईंट में पापा की मेहनत और हर दीवार में उसकी परवरिश की यादें थीं। उस रात कमरा बेहद खामोश था, बस पंखे की आवाज थी और उसके मन की उथल पुथल। प्रियंका ने पापा की पुरानी फाइलें खोलीं, जमीन जायदाद के कागज देखे और निश्चय कर लिया, यही मेरा घर है, यही मेरी जिम्मेदारी और यही मेरी पहचान है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ीं, प्रियंका भी खेत पर पहुंच गई। मजदूरों ने उसे देखा तो बोले, बिटिया आ गई है, अब तो काम पटरी पर आ जाएगा। उनके शब्दों ने प्रियंका के भीतर अजीब सा सुकून भर दिया। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे उसके नाम से पहचान रहा है, बिना किसी रिश्ते, बिना किसी कमी के। दिन बीतने लगे। प्रियंका ने खेत, हिसाब किताब सब कुछ संभाल लिया। उसका मन अब थोड़ा स्थिर होने लगा। एक दिन उसकी बुआ की बेटी साक्षी उससे मिलने आई। उसे देखकर साक्षी खुश तो हुई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी। तू अब भी अकेली है? उसने पूछा। प्रियंका मुस्कुरा दी। जिंदगी बहुत लंबी होती है प्रियंका, अकेले काटनी पड़े तो बहुत भारी लगती है। चाहो तो मैं कोई अच्छा लड़का देख सकती हूं, तुझे नई शुरुआत करनी चाहिए। प्रियंका ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, शायद अब मेरा शादी का मन नहीं है। जिंदगी ने जो सिखाया है वह किताबों में नहीं था। अब मैंने खुद से ही रिश्ता बना लिया है। साक्षी चुप हो गई, लेकिन प्रियंका के भीतर सवालों का सैलाब उठने लगा। क्या मैं सिर्फ जमीन जायदाद की वारिस बनकर ही जीवन खत्म कर दूंगी? एक रात प्रियंका ने निश्चय किया, नहीं, मुझे कुछ और करना है, एक नई सुबह शुरू करनी है। कुछ दिन बाद वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से अनाथ आश्रम पहुंची, प्रेमदीप आश्रम। यह जगह बहुत साधारण थी। दीवारों पर बच्चों के रंगीन हाथों के निशान और आंगन में गूंजती खिलखिलाहट। दरवाजे पर खड़ी एक औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा, नाम? प्रियंका ने धीरे से कहा, मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूं। महिला मुस्कुराई जैसे कोई लंबा इंतजार खत्म हो गया हो। अंदर आइए, बच्चे आपको खुद पहचान लेंगे। प्रियंका को यह बात अजीब लगी, पर जैसे जैसे वह अंदर गई, हर नन्हा हाथ, हर मुस्कुराता चेहरा उसे छूने लगा। कोई उसकी साड़ी खींचता, कोई उसकी गोद में चढ़ जाता, कोई दूर से चुपचाप देखता। उसी भीड़ में उसकी नजर एक कोने में बैठे एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वह सब बच्चों से अलग था, शोरगुल से दूर, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में गहरे जख्म जैसे बैठे थे। प्रियंका धीरे धीरे उसके पास गई और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने बिना देखे कहा, वेद। प्रियंका ने फिर पूछा, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? वेद ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा। प्रियंका के दिल में कुछ टूट सा गया। उसे अपने जीवन की उन शामों की याद आई जब वह भी इसी तरह चुप बैठती थी। उसी पल उसने तय कर लिया, यही बच्चा उसकी अधूरी दुनिया को पूरा करेगा। अगले कुछ दिनों में कागजी प्रक्रिया शुरू हुई। फॉर्म, मेडिकल जांच, मीटिंग्स। हर बार प्रियंका आश्रम जाती तो वेद उससे थोड़ा और खुलता। वह उसे प्रियंका आंटी कहकर पुकारने लगा। एक दिन प्रियंका ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? वेद ने छोटे से स्वर में कहा, बस चुप रहना। प्रियंका मुस्कुराई, तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि चुप रहना मैं भी खूब जानती हूं। मित्रों, इस प्रकार 3 महीने की सारी प्रक्रिया पूरी हुई और आखिर वह दिन आ गया जब प्रियंका वेद को अपने साथ गांव ला सकती थी। आश्रम में उस दिन माहौल अलग ही था। कोई वेद को मिठाई दे रहा था, कोई पेन गिफ्ट कर रहा था और सब कह रहे थे, अब यह तेरा घर है बेटा। प्रियंका के दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने सचमुच अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया हो। गांव पहुंचकर शुरुआती दिनों में वेद बहुत चुप रहता। प्रियंका खेतों पर जाती तो वेद पास के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान देखता रहता। एक दिन प्रियंका ने पूछा,
इतनी देर तक क्या सोचते हो बेटा? वेद ने धीरे से कहा। क्या मेरे मम्मी पापा मुझे कभी ढूंढेंगे? प्रियंका का दिल कसक उठा। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन अगर कभी वे लौटे भी तो उन्हें तुझमें सिर्फ एक बेटा दिखाई देगा, पर मुझे तुझमें मेरी पूरी दुनिया दिखती है। वह जवाब सुनकर वेद प्रियंका की गोद में सिर रखकर सो गया। उस रात से प्रियंका को लगा कि वेद सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसका पूरा जीवन बन चुका है। दोस्तों, जिनके जीवन में खालीपन होता है वे अक्सर दूसरों के लिए घर बन जाते हैं। जब टूटा हुआ दिल किसी और के दर्द को अपनाता है तो वही पल उसे फिर से जीना सिखाता है। धीरे धीरे वेद और प्रियंका का रिश्ता गहराने लगा। सुबहें दूध ब्रेड के छोटे छोटे झगड़ों में बीतने लगीं। दोपहर खेत की मेड़ों पर कहानियां सुनाते और शाम को वेद के होमवर्क में मदद करते। गांव की औरतें जो पहले प्रियंका की चुप्पी पर ताना कसती थीं, अब कहने लगीं, देखो इस बच्चे ने इसकी जिंदगी में कितना रंग भर दिया है। प्रियंका को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह अब सिर्फ जी नहीं रही थी बल्कि महसूस कर रही थी। समय बीता और वेद स्कूल में अच्छा करने लगा। शिक्षक कहते, बहुत समझदार बच्चा है, बस कुछ साल के अकेलेपन ने इसे उम्र से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रियंका के लिए यह सबसे बड़ी जीत थी। खेत, जमीन, रिश्तेदारों की कड़वी बातें, तलाक का दाग सब पीछे छूट गए। अब बस प्रियंका और उसका बेटा थे। लेकिन जिंदगी कभी भी पूरी तरह शांत नहीं रहती। जब लगता है सब ठीक है, तभी वह नई परीक्षा दे देती है। एक दिन प्रियंका ने देखा कि पापा की पुरानी जेब घड़ी गायब है। पहले उसने सोचा कि शायद कहीं रख दी होगी, खोजा नहीं। कुछ दिन बाद खेत के पैसों का हिसाब गड़बड़ मिला। उसने खुद की गलती मान ली। फिर रसोई से धीरे धीरे शक्कर गायब होने लगी। चावल की बोरी हल्की होने लगी। पहले प्रियंका ने सोचा चूहे होंगे, लेकिन नौकरानी ने कहा, मैम यहां सब बंद रहता है, चूहे कहां से आएंगे? प्रियंका के मन में हल्की सी शंका जागी, लेकिन वह वेद पर शक नहीं करना चाहती थी। रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब भरोसा डगमगाने लगता है। शक वह दीमक है जो सबसे मजबूत रिश्ते को भी अंदर से खोखला कर देता है। वेद अक्सर प्रियंका के कमरे में नहीं आता था, लेकिन एक दिन प्रियंका ने देखा कि वह धीरे से उसके कमरे में गया और थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसके हाथ खाली थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो बच्चों के चेहरे पर होती है जब वे कुछ छुपा रहे होते हैं। प्रियंका ने कुछ नहीं कहा। उस रात प्रियंका ने पापा की डायरी के पीछे कुछ पैसे रख दिए, जानबूझकर अलमारी को खुला छोड़ा। 3 दिन बाद जब उसने देखा तो नोट पूरे नहीं थे, 2000 रुपये कम थे। प्रियंका ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद उसे गिनती याद नहीं, लेकिन मन कह रहा था कि उसे सब याद है। फिर उसने देखा कि हफ्ते में एक दिन वेद देर से घर लौटता, कहता कि ड्राइंग क्लास थी। लेकिन जब प्रियंका ने स्कूल जाकर पूछा तो पता चला कि ड्राइंग क्लास हफ्ते में सिर्फ सोमवार को होती है, पर वेद बुधवार को भी देर से आ रहा था। उस बुधवार प्रियंका ने निश्चय किया कि वह उसके पीछे जाएगी। उसने सिर पर आंचल डाल लिया ताकि कोई पहचान न सके और चुपचाप वेद के पीछे चल दी। प्रियंका उस दिन आंचल ओढ़े हुए वेद के पीछे पीछे चल रही थी। रास्ता गांव के कस्बे की ओर जाता था। धूल भरी पगडंडी, बगल में हरे भरे खेत और आगे बस अड्डा। वेद का चाल शांत थी, जैसे कोई तय मिशन पर जा रहा हो। प्रियंका के कदम भारी थे, लेकिन उसका मन और भारी। वह बस जानना चाहती थी कि यह बच्चा जिसे उसने अपनी दुनिया माना, आखिर क्या कर रहा है। वेद सीधे बस अड्डे के पास वाले कबाड़ी की दुकान पर रुका। कबाड़ी वाला उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे वह रोज का ग्राहक हो। आ गया बेटा, उसने कहा। वेद ने बैग से अखबार में लिपटी कुछ चीजें निकाली। पुराने बर्तन, पीतल के टुकड़े, शायद वही जो कुछ दिनों से घर से गायब हो रहे थे। प्रियंका दूर खड़ी देख रही थी। दिल धड़क रहा था। कबाड़ी वाला पैसे गिनकर वेद की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वेद पैसे नहीं लेता। उसकी उंगली एक छोटे से पार्सल की तरफ उठती है। कबाड़ी वाला सिर हिलाता है, रजिस्टर में कुछ लिखता है और बाहर बैठे डाकिये को इशारा करता है। डाकिया पार्सल बोरे में डालकर शहर जाने वाली बस में रख देता है। प्रियंका का दिल धक से रह गया।
यह बच्चा मेरे घर से सामान बेचकर पार्सल भेज रहा है। वह चाहती तो उसी समय वेद को पकड़ लेती, डांट देती, रो पड़ती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके अंदर गुस्से से बड़ा प्यार था। मां का दिल अक्सर सजा देने से पहले वजह ढूंढता है, क्योंकि रिश्ते को बचाना उसे तोड़ने से कहीं मुश्किल होता है। अगले दिन प्रियंका खुद अकेले कबाड़ी के पास गई। घर की पुरानी चीजें बेचनी हो तो क्या रेट लगाते हो? उसने सहज बनते हुए पूछा। कबाड़ी वाला बोला, आप उस लड़के को जानती हैं क्या? पतला दुबला, स्कूल बैग लिए आता है, बड़ा सीधा बच्चा है, पैसे भी नहीं लेता, बस कहता है कि पार्सल भेज दो। प्रियंका का दिल और डूब गया। कहां भेजते हो ये सब? शहर के एक अनाथ आश्रम में मीरा नाम की लड़की के लिए। प्रियंका को जैसे सब समझ में आने लगा। घर लौटने पर शाम को जब वेद कॉफी लेकर आया, प्रियंका ने उसे पास बिठाया। वेद, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? वेद चुप रहा। उसकी पलकों के किनारे गीले हो गए। प्रियंका ने नरम स्वर में कहा, कभी कभी हम जो चुपचाप करते हैं वह इसलिए नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि इसलिए कि हमें लगता है कोई हमें समझेगा नहीं। लेकिन मैं तुम्हें समझूंगी बेटा, बोलो। वेद की आंखें भर आईं। वह नीचे देखने लगा। प्रियंका चाहती थी कि वह शर्म से टूटे नहीं, इसलिए उसने उसे दुलार से समझाया। जो हो गया वह हो गया, पर अब से हम साथ में ठीक करेंगे। चोरी नहीं, मदद करेंगे खुलकर। जो भेजना होगा हम दोनों तय करेंगे और मिलकर भेजेंगे, ठीक है? वेद डरते डरते बोला। पर पैसे? प्रियंका मुस्कुराई। हमारी जमीन है ना, फसल का थोड़ा हिस्सा हम दान में देंगे, किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेद ने पहली बार राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बहे और वह प्रियंका के पैरों से लिपट गया। मां, मैं फिर कभी बिना पूछे कुछ नहीं लूंगा। प्रियंका ने उसका सिर सहलाया। जब मैंने तुम्हें अपनाया था उसी दिन यह भी तय कर लिया था कि अब जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा भी है। लेकिन याद रखना बेटा, भरोसा ईमानदारी से चलता है, चोरी से नहीं। उस दिन के बाद वेद बदलने लगा। उसने खुद खेतों का हिसाब किताब रखना शुरू किया। कितनी फसल आई, कितना घर में रखना है, कितना मजदूरों को देना है, सब लिखने लगा। प्रियंका ने उसके नाम से एक छोटा बैंक खाता खुलवाया और कहा, जिस दिन तू बड़ा होगा मैं यह सब तेरे हवाले कर दूंगी, लेकिन शर्त है भरोसा कभी मत तोड़ना। वेद मुस्कुराया और बोला, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर किसी को जरूरत हो तो। प्रियंका ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, जरूरत खुले दिल से पूरी की जाती है बेटा, छिपकर नहीं। हम मदद करेंगे साथ मिलकर। दोस्तों, रिश्ते में जब गलती को प्यार से सुधारा जाए तो वह रिश्ता और मजबूत हो जाता है, पर अगर डर से सुधारा जाए तो केवल दूरी रह जाती है। प्रियंका ने समझ लिया था कि वेद के इस व्यवहार के पीछे सिर्फ दया नहीं, डर भी था। आश्रम में हमेशा जगह नहीं रहती, बच्चों को कभी कभी अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। वेद को डर था कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी बहन को भी उसी जगह भेज दिया जाएगा जहां से वह डरता है। प्रियंका के मन में एक बार फिर कसक उठी। मैंने जिस बच्चे को अपनी दुनिया समझा वही मेरे भरोसे की परीक्षा ले रहा था। दोस्तों, प्रियंका बरामदे में बैठी थी। सांझ का अंधेरा चारों ओर फैल रहा था। तभी घर के पीछे स्टोर रूम से हल्की सी खटर पटर सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह हवा होगी या शायद कोई बिल्ली अंदर घुस आई होगी, लेकिन यह तीसरी चौथी बार था जब वही आवाज सुनाई दे रही थी। प्रियंका का मन चौकन्ना हो उठा। वह धीरे धीरे उठी और चप्पल की आवाज दबाते हुए सीढ़ियां उतरी। स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला था, भीतर अंधेरा पसरा था। उसकी आंखें अंधेरे में ढलने लगीं और तभी उसने जो देखा उससे उसका दिल कांप उठा। वहां उसका अपना गोद लिया बेटा वेद खड़ा था, वही बच्चा जिसके माथे को चूमकर प्रियंका ने पहली बार मातृत्व का सुख महसूस किया था। वह इस समय बोरे में घर की चीजें भर रहा था। प्रियंका की सांसें थम सी गईं। उसके हाथ में वह घड़ी थी जो प्रियंका के पिताजी की आखिरी निशानी थी और जिस पर वे हर सुबह नजर डालते थे। प्रियंका वहीं दीवार से टिक गई। उसके घुटनों में जैसे शक्ति ही नहीं रही। वेद ने उसे देख लिया। डर के मारे एक क्षण को ठिठका, फिर झिझकते हुए बोला, अम्मी, मैं तो बस सफाई कर रहा था।
प्रियंका ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी शांत लेकिन गहरी दृष्टि वेद को भीतर तक भेद गई। वेद धीरे धीरे पास आया और घड़ी उसकी ओर बढ़ा दी। प्रियंका ने घड़ी हाथ में ली और केवल इतना कहा, अब झूठ मत बोलो वेद। वेद का सिर झुक गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात प्रियंका को नींद नहीं आई। आंसू उसकी पलकों से बहते रहे। जिस बच्चे को मैंने अपने प्राणों का टुकड़ा माना, वही मेरा विश्वास तोड़ रहा है। अगले कुछ दिनों में प्रियंका ने ध्यानपूर्वक हर बात पर नजर रखी। किताबों की अलमारी से कुछ पुरानी किताबें गायब थीं, मंदिर से चांदी का घंटा लापता था, रसोई से चांदी की कटोरियां नहीं मिल रही थीं, और सबसे अधिक हैरानी तब हुई जब उसके कमरे से पुराने दस्तावेजों का एक लिफाफा भी गुम पाया। प्रियंका ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसका निश्चय दृढ़ होता गया। अब मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। एक दिन उसने देखा कि वेद स्कूल नहीं गया। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वेद गांव से निकलकर शहर की ओर बढ़ा। प्रियंका का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह उस आश्रम के पास पहुंचा जहां से प्रियंका ने उसे गोद लिया था, लेकिन वहां न जाकर वह दूसरी गली में मुड़ गया। गली के अंत में एक टूटा फूटा मकान था। प्रियंका थोड़ी देर बाहर खड़ी रही, फिर साहस बटोरकर भीतर चली गई, और वहां जो दृश्य देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। वेद सहित 4-5 और बच्चे वहां खड़े थे। सबके हाथों में घर की कीमती वस्तुएं थीं, चांदी की कटोरियां, पुराने दस्तावेज, एंटिक सामान। सामने बैठा व्यक्ति उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो उसे बहुत अच्छा सौदा मिल गया हो। प्रियंका को देखते ही बच्चे घबरा गए। वेद भागने लगा, लेकिन प्रियंका ने उसे कसकर पकड़ लिया। प्रियंका की आंखें क्रोध और पीड़ा से लाल थीं। बस, अब बहुत हो गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और सबको पकड़ लिया। पूछताछ में जो रहस्य खुला, उसने प्रियंका के पैरों तले की जमीन खिसका दी। वेद पुलिस के बीच सहमा खड़ा था, पर उसकी आंखों में गहरा पश्चाताप था। धीरे से बोला, मां, मुझे क्षमा कर दो, मैं मजबूर था। उन्होंने धमकी दी थी कि यदि मैंने यह सब नहीं किया तो मेरी बहन को भी यहां लाकर गलत कामों में डाल देंगे। मैं बहुत डरा हुआ था। कई बार सोचा आपको सब बता दूं, पर हर बार उनका डर सामने आ जाता। प्रियंका की आंखें छलछला उठीं। पुलिस ने वेद की बात को गंभीरता से लिया। उसके बताए पते पर छापा मारा गया और वहां से एक गिरोह पकड़ा गया। यह गिरोह अनाथ बच्चों को गैर कानूनी कामों में लगाता था। उन्हें अमीर घरों में नौकर या गोद लिए बच्चों के रूप में भेजकर चोरी और सूचनाएं पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कभी कभी अपराध का कारण अपराध नहीं, बल्कि भय और विवशता होती है। ऐसे में केवल सजा नहीं, मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगले 2 दिनों में जो सच सामने आया, वह किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफी था। वह तथाकथित आश्रम असल में बच्चों की तस्करी और अपराध की ट्रेनिंग देने का अड्डा था। छोटे छोटे बच्चों को अमीर घरों में भेजा जाता, कभी नौकर बनाकर, कभी गोद लिए बच्चे बनाकर। उन्हें यह सिखाया जाता कि कौन सी चीज कब चुरानी है, किस वक्त जानकारी बाहर पहुंचानी है और किस तरह से सब कुछ गुप्त रखना है। वेद की गवाही ने पूरा केस हिला दिया। कोर्ट में वह डरे हुए स्वर में बोला, हां, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन अगर मैं ऐसा न करता तो मेरी छोटी बहन को भी इस नर्क में धकेल दिया जाता। मैंने डर के मारे यह सब किया। मैं माफी चाहता हूं। उसकी बात सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। लेकिन कानून कानून होता है, भावनाओं से बड़ा। वेद को हिरासत में भेज दिया गया। जब पुलिस वाले उसे ले जा रहे थे, उसकी आंखें प्रियंका को देख रही थीं। उसकी निगाहों में सिर्फ एक सवाल था, क्या आप मुझे अब भी अपनाएंगी? प्रियंका का दिल रो पड़ा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। शाम को पुलिस स्टेशन से बुलावा आया। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, आपने उसकी जमानत करवा दी है, लेकिन ध्यान रहे, यह बच्चा सीधे उस गैंग के संपर्क में था। हम हर कुछ दिनों में विजिट करेंगे। क्या आप सच में इसे अपने पास रखना चाहती हैं? प्रियंका ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, हां, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर उसकी हिम्मत देखकर चौंक गए। ठीक है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा।
जब वेद बाहर आया, वह बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। उसका आत्मविश्वास जैसे कहीं खो गया था। प्रियंका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब जो करना है वह सच्चाई से करना। तुझे अपना नाम और पहचान खुद बनानी होगी। वेद की आंखों में इस बार डर नहीं, बल्कि पछतावा और राहत थी। अगले दिन प्रियंका ने उसके लिए एक अच्छा स्कूल तय किया, काउंसलर से मिलवाया ताकि वह अपने डर और अपराध बोध से बाहर आ सके। उसने ठान लिया, यह बच्चा मेरा बेटा है, मैं इसे जिंदगी का दूसरा मौका दूंगी। हालांकि हर रात उसे डर सताता था, क्या मैं सही कर रही हूं? क्या यह लड़का सच में बदल पाएगा? लेकिन कुछ महीनों बाद एक शाम वेद उसके पास आया और धीमे स्वर में बोला, मां, मैं आपकी जमीन और खेतों का काम संभालने में मदद करना चाहता हूं। आप अकेली सब कुछ करती हैं, अब मैं आपका सहारा बनूंगा। प्रियंका की आंखों में सुकून के आंसू आ गए। शायद यही तो पिता की सबसे बड़ी विरासत थी, उसने सोचा। रात के भोजन के बाद प्रियंका और वेद आंगन में बैठे थे। चांदनी रात थी, हवा में शांति थी। वेद अचानक बोला, मां। प्रियंका का दिल पिघल गया। आज पहली बार तुमने मुझे इस नाम से पुकारा? वेद की आंखें भर आईं। मैं बदल जाऊंगा मां। आपने जो मेरे लिए किया, शायद मेरी असली मां भी ना कर पाती। मैं भी अब वैसा ही बनना चाहता हूं, मेहनत करने वाला, सच बोलने वाला और ऐसा बेटा जिस पर आपको गर्व हो। प्रियंका की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उसने पहली बार प्रार्थना में मांगने के बजाय सिर्फ धन्यवाद कहा। समय बीतता गया। वेद पढ़ाई में अच्छा करता रहा। पुलिस अधिकारी बनने का उसका सपना धीरे धीरे बदलकर बच्चों के शिक्षक बनने के सपने में बदल गया। वह कहता, मां, जैसे आपने मुझे संभाला, वैसे ही मैं उन बच्चों को संभालूंगा जिनके पास कोई नहीं। प्रियंका हर बार उसे आशीर्वाद देती। फिर वह दिन आया जब वेद ने शादी का प्रस्ताव रखा। प्रियंका थोड़ी देर के लिए चुप रह गई, पर मन में खुशी भी थी। वेद बोला, मां, शादी का मतलब यह नहीं कि आप अकेली रह जाएंगी। आप मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। प्रियंका ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, बेटा, मैं तब अकेली थी जब मुझे कोई समझने वाला नहीं था। अब नहीं, मेरी पूरी दुनिया तू है। तेरी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। शादी सादगी से हुई। प्रियंका ने बहू को बेटी की तरह अपनाया। शादी के बाद घर में रौनक लौट आई। अब जब वेद और उसकी पत्नी हंसते बोलते तो घर गूंज उठता। प्रियंका चुपचाप रसोई में खड़ी होकर उन्हें देखती और मन ही मन कहती, हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे जीने का असली कारण दिया। कुछ सालों में वेद के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। अब प्रियंका का दिन हंसी मजाक, खेल कूद और कहानियों में बीतता। वह फिर से जीने लगी थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़कर इसलिए बनाती है ताकि हम और मजबूत हो सकें। प्रियंका टूट कर भी खड़ी हुई और आज उसकी दुनिया खुशियों से भरी है, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है उसे जीवन फिर से मुस्कुराने का अवसर देता है। दोस्तों, इस कहानी ने अगर दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।